नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे बीएनएस यूनिट नंबर 2 मतलब लॉ ऑफ क्राइम्स की यूनिट नंबर 2 ऑफ सेमेस्टर नंबर 4। तो इसकी जो सिलेबस है वो स्क्रीन पे है। दैट इज फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट का। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। थर्ड टॉपिक जो आता है वो आता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। एंड फोर्थ टॉपिक जो आता है किडनैपिंग, एब्डक्शंस एंड फोर्सफुल लेबर। ठीक है, तो बेसिकली जो फोर्सफुल लेबर है ये नया ऐड हुआ है, ये हमारे आईपीसी में नहीं था। ठीक है, तो ये चीज हमें डिस्कस करनी है डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। तो अब नाम से ही क्लियर है, दैट इज हर्ट। हर्ट का मतलब क्या है? दुखना, दर्द होना, चोट लगना। ठीक है, तो हर्ट बेसिकली हर ऑफेंस का एक हिस्सा हम कह सकते हैं कि जो भी ऑफेंस हुआ है, चाहे वो अटेम्प्ट स्टेट में हो या फिर वो प्योर ऑफेंस की स्टेट में हो, वहां पर क्या है, हर्ट इन्वॉल्व होता ही होता है। मतलब चोट या फिर इंजरी इन्वॉल्व होती ही होती है। ठीक है, तो हर्ट क्या है? ये बेसिकली फंडामेंटल ऑफेंस है। ठीक है, इन क्रिमिनल लॉ डीलिंग विद बॉडीली इंजरी। ठीक है, तो बॉडीली इंजरी को डील करता है, मतलब जो चोट जो शरीर पे लगती है, ह्यूमन बॉडी को लगती है, उसको डील करता है। ठीक है, देन इट इज बेस कैटेगरी फ्रॉम विच मोर सीरियस बॉडीली ऑफेंस कैटेगराइज सच एज ग्रीवियस हर्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड एटसेट्रा एंड रेप एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या है, ये बेसिक है, इसके बाद चीजें एग्रावेट होती है, इसके बाद चीजें बढ़ती हैं। तो इसमें देखें अगर क्या है, तो सबसे पहले ऑफेंसेस किस पे बेस्ड है? डिग्री ऑफ इंजरी, ड्यूरेशन, मैनर, कॉन्सिक्वेंस एंड इंटेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें एक ऑफेंस में इन्वॉल्व होती हैं। एक चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बेसिस अगर देखें तो सेक्शन 114 ऑफ वीएनएस प्रोवाइड्स हर्ट। ठीक है, तो 114 में क्या है, हर्ट की डेफिनेशन है कि व्हाट इज हर्ट। तो सेक्शन 115 में क्या है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। तो पहली बात हमें समझना होगा कि हर्ट क्या होता है। ठीक है, एंड हर्ट समझने के बाद उसको हमने बताया कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हर्ट। और उसके बाद आता है कि अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से और पर्सन को हर्ट कमिट करे तो क्या है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। मतलब अपनी इच्छा से करने के लिए वॉलंटरी शब्द का यूज किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो इसमें देखें, कॉजिंग बॉडीली पेन। ऑब्वियसली हमने बॉडीली इंजरी की बात करी, तो बॉडीली इंजरी को रिलेट करेंगे किससे? बॉडी पेन से, डिजीज से और इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया किसी चोट ने, या उसकी बॉडी को कुछ पेन हुआ, या फिर उसकी बॉडी में कुछ डिजीज हो गई उसकी वजह से, तो हमने क्या कैटेगराइज करा? एज हर्ट। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या है, सबसे पहले बॉडी पेन या डिजीज या फिर इन्फॉर्मिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लाइबिलिटी है। किस तरीके से लाइबिलिटी अंडर हर्ट डिसाइड करी जाएगी या फिर लाइबिलिटी अंडर ग्रीवियस हर्ट डिसाइड करी जाएगी। ठीक है, अब हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में जो डिफरेंस है वो सिंपल इतना ही है कि एक है सिंपलर फॉर्म, जहां पर दर्द हो रहा है पर कम दर्द हो रहा है, और एक है ग्रीवियस मतलब बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म, जहां पर दर्द हो रहा है पर वो परसिस्ट कर रहा है या फिर इंजरी परमानेंट हो गई है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस अगर देखें तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, एक्टस रियस। दैट इज द एक्ट जो कि फिजिकली होती है, ओवर्ट होती है, मतलब हिडन नहीं होती, जो कि दिखती है, जिसकी वजह से इंजरी आई। ठीक, तो इसमें क्या है, फिजिकल एक्ट कॉजिंग पेन, डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ठीक है, तो फिजिकल एक्ट जैसे ए ने बी को क्या करा, पंच करा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्टस रियस है, मतलब एक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, मेंजरिया। मेंजरिया मतलब इंटेंशन या फिर नॉलेज। अब ऑब्वियसली जब ए बी को पंच कर रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है, हर्ट करने का, बी को हर्ट करने का इंटेंशन है। एंड एज वेल एज उसके पास नॉलेज भी है कि अगर पंच डिलीवर हुआ तो उसको क्या होगा, हर्ट होगा। बेशक इंटेंशन ना हो पर उसको नॉलेज है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगेन आता है क्या, कॉजल लिंक, दैट इज कॉजेशन लिंक, मतलब एक्ट जो हुई और उस एक्ट की वजह से जो इंजरी सफर हुई, दैट इज द कॉजेशन लिंक। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। द टाइप्स ऑफ इंजरी क्या आता है, सबसे पहले बॉडीली पेन, कैसे, स्लैपिंग, किकिंग, पंचिंग, माइनर वुंड्स, एब्रेशंस एटसेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्म्स ऑफ हर्ट है जो नॉर्मली होती है, जिसकी वजह से पेन सफर करना पड़ता है किसी भी पर्सन को। देन एग्जांपल देख लो। उसके बाद आओ नेक्स्ट जो हर्ट है, दैट इज डिजीज। डिजीज को किस टाइप की भी हो सकती है, इन्फेक्टिंग समवन विद वायरस थ्रू इंटेंशन एंड कंटेमिनेटिंग फूड और वाटर। ठीक है, तो डिजीज बेसिकली आप अपनी डिजीज या कोई भी डिजीज किसी पर्सन को ट्रांसमिट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद एक केस लॉ आता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या है, किसी को इन्फॉर्म करना टुवर्ड्स द डेली एक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे डिजीनेस, टेम्पररी ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ बैलेंस, नोजिया, फेंटिंग एंड नंबिंग ऑफ लिम्ब आफ्टर शॉट। ठीक है, तो बेसिकली ये सब क्या है, इन्फॉर्मिटी का एक एग्जांपल है। तो ये बेसिकली अगर होते हैं इन टेम्पररी फॉर्म तो क्या आता है, हर्ट होता है। देन आगे चलते हैं। अब उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं। तो हर्ट का क्या एग्जांपल है, पंचिंग विद फिस्ट, पंच मारना। ठीक है, थ्रोइंग स्टोन कॉजिंग ब्रूज, दैट इज हर्ट। उसके बाद ड्रगिंग समवन कॉजिंग
drowsiness, causing drowsiness, so that is hurt. Then infecting someone with disease is hurt. Pulling hair violently, मतलब किसी के बाल खींच के उसको घसीटना, तो that is hurt. Then उसके बाद poisoning in small dose causing vomiting, that is hurt. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये हर्ट के एग्जांपल्स हो गए. देन उसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम ग्रीवियस हर्ट. ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट जो है पहले सेक्शन 320 में था. ठीक है, और उसमें क्या था, परमानेंट लॉस ऑफ साइट, मैस्कुलेशन, फ्रैक्चर एंड परमानेंट हियरिंग लॉस एंड सेवर बॉडी पेन फॉर 20 डेज. पहले ये था. ठीक है, अब क्या है, अब 15 डेज हो गए, 3 डेज. ठीक है, तो अगर कोई बंदा पेन से सफर करे और अपनी डेली एक्टिविटीज ना कंटिन्यू कर पाए फॉर 15 डेज, तो दैट इज ग्रीवियस हर्ट. मैस्कुलेशन किया, किसी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपने कट कर दिया, एंड देन परमानेंट लॉस ऑफ साइट किया. ठीक है, या फिर फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ बोन हो गया, जैसे किसी का दांत टूट गया वगैरह. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये ग्रीवियस हर्ट का एक एस्पेक्ट है. तो अगर इस कैटेगरी में कोई ऑफेंस चला जाए या इस कैटेगरी में कोई भी इंजरी चली जाए, तो क्या बन जाएगी, वो ग्रीवियस हर्ट बन जाएगी. और अगर इसमें नहीं गई तो क्या होगी, वो हर्ट होगी. ठीक है, देन उसके बाद डिस्टिंक्शन अगर देखें तो सीरियसनेस अगर देखें तो हर्ट का क्या है, माइनर सीरियस है, मतलब इसमें जो इंजरी होती है वो माइनर लेवल पे होती है. और ग्रीवियस हर्ट का अगर देखें तो सेवर है. ठीक है, देन आगे चलते हैं. अगर बेसिस देखें तो परमानेंसी के बेसिस पे अगर देखें तो दैट इज टेम्पररी, हर्ट इज टेम्पररी. और जो ग्रीवियस हर्ट है वो कभी कभार, ज्यादातर केसेस में परमानेंट होती है. ठीक है, देन टाइम अगर देखें तो टेम्पररी इफेक्ट है इसका, लॉन्ग टर्म या फिर परमानेंट इफेक्ट है. ठीक है, पनिशमेंट अगर देखें तो ऑब्वियसली क्योंकि माइनर ऑफेंस है तो इसलिए कम पनिशमेंट होगी, और ये मेजर ऑफेंस है इसलिए हायर पनिशमेंट होगी. ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं. तो पेनल्टीज अगर देखें तो सेक्शन 115 में प्रोवाइडेड है, दैट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन और बोथ. ठीक है, तो ये इसकी पेनल्टी है. देन उसके बाद केस लॉस देख लो, इंपॉर्टेंट केस लॉस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो ये केस लॉस हो गए. ठीक है, उसके बाद ये केस लॉ हो गया. देन ठीक है, ये केस लॉस आपके हो जाते हैं. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 2-3 केस लॉस पर टॉपिक आपको याद होने ही चाहिए. ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. इस एग्जांपल को पहले आप बताओ, एक बार दिमाग में प्रोसेस करो, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए. फॉर एग्जांपल आपको डिस्कस करता हूं. एक पर्सन है, इसने बी को क्या करा, एक रॉड से हिट करा. ठीक है, किस इंटेंशन से, इसके सर पे मारा, इस इंटेंशन से कि ये डेड हो जाए. ठीक है, ये डेड हो जाए, कौन, बी की डेथ हो जाए. ठीक है, अब जैसे ही इसके सर पे स्ट्राइक पड़ी, ये बंदा हो गया फेंट, बेहोश हो गया. ठीक है, और इसके सर से ब्लड लॉस हुआ. इसको चलते ए को लगा इज डेड. ठीक है, अब ए को लगा कि बी इज डेड. अब इसने क्या करा, ए को लगा कि अब अगर बी मर चुका है तो बी के मरने के बाद मुझे हो जाएगी जेल. तो जेल से बचने को इसको लगा कि बी को क्या करते हैं, बी को हम एक हाउस में बंद करके, इस घर में बंद करके इसको फायर कर देते हैं, आग लगा देते हैं, ताकि सारे सबूत मिट जाए कि मैंने बी को मारा है. ठीक है, तो ये क्या करता है, तो इसमें बंद करके फायर लगा देता है. अब यहां पर इंटेंशन किस चीज का है, यहां पर इंटेंशन है एविडेंस को मिटाने का. ठीक है, तो यहां पर इंटेंशन को मारने का नहीं है. देन उसके बाद ये घर जब पार्शियली जला होता है, तब उस केस में यहाँ पे फायर ब्रिगेड आ जाती है, एंड देन ये आग बुझा देती है. और आग बुझाने से क्या होता है, बी को निकाल लिया जाता है, बी को स्केप करा लेते हैं. ठीक है, उसके बाद जब बी स्केप होता है तब पता लगता है कि बी इज डेड. और जब पोस्टमार्टम कराते हैं और तब डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि जो बी की डेथ हुई है वो बिकॉज ऑफ फायर हुई है, बिकॉज ऑफ फायर हुई है. वहां पर बिकॉज ऑफ हिट वो नहीं मरा, बिकॉज ऑफ फायर वो घुटन से मर गया. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर डेथ किसकी वजह से हुई, फायर की वजह से. पर जो फायर का इंसिडेंट हुआ, जो फायर लगाई गई वो किसने लगाई, उसको मारने के लिए लगाई नहीं थी. वहां पे इंटेंशन मारने का नहीं था, ना नॉलेज था, बल्कि एविडेंस मिटाने का था. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आप लोग खुद गेस करो यहां पर क्या होना चाहिए एज अ जज. यहां पर क्या होगा, यहां पर सीधा ये होगा, यहां पर ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, की सजा इसको मिल जाएगी फॉर हिटिंग विद रॉड. देन फायर की सजा या तो मिसचिफ में या फिर एविडेंस को मिटाने की सजा मिल जाएगी. ठीक है, तो यहां पर मर्डर की सजा नहीं होगी, बिकॉज जब मर्डर का इंटेंशन था, जिस एक्ट को करने के पीछे मर्डर का इंटेंशन था, वो एक्ट में डेथ नहीं हुई. और एक्ट, जिस एक्ट को करने का इंटेंशन सबूत को मिटाना था, उस एक्ट को करने में डेथ हो गई. तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जब इंटेंशन हुआ तब वो एक्ट नहीं, और जब वो एक्ट हुई तब वो इंटेंशन नहीं था. ठीक है, तो इसलिए यहां पर ड्यू टू द एसेंशियल्स ऑफ ऑफेंस पूरे नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट के एसेंशियल्स हैं. बिकॉज रॉड से आप हिट कर रहे हो तो आपको नॉलेज तो होगी ना कि उसको चोट लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट के जो इंटेंशंस है या ग्रीवियस हर्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुल हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं. और इस वजह से इसको ए को जो पेनल्टी होगी या पनिशमेंट जो होगी वो होगी ग्रीवियस हर्ट की, एंड देन सबूत को मिटाने की.
टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, हर्ट बाय डेंजरस वेपन। तो ऑब्वियसली क्लियर है कि एक नॉर्मली किसी को पंच करना या किसी डंडे से या रॉड से किसी को पंच करना, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो डेंजरस वेपन से क्या है, पनिशमेंट बढ़ जाती है, जैसे डेंजरस वेपन से कोरोसिव सब्सटेंस, एसिड अटैक वगैरह, हर्ट बाय पॉइजनिंग, रॉबरी, राइटिंग एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजों से बढ़ जाती है। पर एसिड अटैक का हमने एक सेपरेट प्रोविजन बनाया जिसमें हम ग्रीवियस हर्ट टू एसिड अटैक्स, ये अलग प्रोविजन है जिसमें पेनल्टी बहुत ज्यादा इनहेंस। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, स्पेशल कंटेक्स्ट में अगर हर्ट को देखें तो जैसे पुलिस वाला है जो कस्टोडियल वायलेंस करे तो क्या है, वो एग्रीवेटेड ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, देन डोमेस्टिक लेवल पे क्रुएलिटी, डाउरी केसेस जो होते हैं वो हर्ट में डील नहीं करते, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस है। देन मेडिकल हर्ट है जैसे नेग्लिजेंस वगैरह, तो वो उसके लिए भी स्पेसिफिक प्रोविजंस है, सेक्शन 106। देन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं तो क्या है, रॉबरी एंड डेकॉइटी, ठीक है, तो ये भी स्पेसिफिक ऑफेंसेस है। एंड देन पब्लिक ऑर्डर को अगर कोई ब्रीच करता है, दैट इज राइट, अनलॉफुल असेंबली एक्सेट्रा, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करे गए हैं, स्पेसिफिक सेक्शंस क्रिएट करे गए हैं, उसको नॉर्मल हर्ट में डील नहीं किया जाता। एंड देन जेंडर रिलेटेड जो क्राइम्स हैं जैसे असॉल्ट ऑन वुमेन, रेप एक्सेट्रा, उसको भी हर्ट में डील जाता, बल्कि उसके लिए भी स्पेसिफिक इनहेंस प्रोविजंस हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं तो क्या था, डिफेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले कंसेंट, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मान लो कि एक पर्सन है जो किसी को कंसेंट देता है कि मेरे को यहाँ पे, मान लो कि जो एक मौत का कुआं वाला जो खेल होता है जिसमें बाइक जो है कुएं में दो लोग दौड़ाते हैं, मतलब एक होल होता है, उसके अंदर बाइक को ऐसे ऐसे रन करते हैं ऑन द वॉल्स, ठीक है, दैट इज अ डेंजरस गेम। और उस स्पोर्ट एक्टिविटी में भी कंसेंट देता है कि मुझे अगर चोट लग गई तो उसमें मेरी ही जिम्मेदारी है, उसमें आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कंसेंट जो हर्ट होती है, कंसेंशुअल हर्ट्स, वो चीज अलाउड होती है और एक वैलिड डिफेंस होता है। एंड देन प्राइवेट डिफेंस में अगर किसी को चोट लग रही है एंड लैक ऑफ इंटेंशन की वजह से अगर किसी को चोट लग रही है या फिर एक्सीडेंट हो रहा है, इसको हम इस फॉर्म में भी कह सकते हैं, अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो फिर वो चीजें डिफेंस की तरह पार्ट होंगी और उसके लिए जेल नहीं होती। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो अगर अदर ऑफेंसेस हम लिंक करें तो क्या है, तो ग्रीवियस हर्ट अगर ऑफेंस है तो सीरियस इंजरीज होंगी तब ग्रीवियस ऑफेंस होगा। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर जो है उसमें क्या होना चाहिए, इंटेंशन टू किल होना चाहिए। मैंने डिस्कस किया था, जब मर्डर के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो, बस डेथ ना हो, तो दैट विल बी अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, तो उसमें इंटेंशन टू किल या फिर नॉलेज टू किल होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद कल्पेबल होमिसाइड है, देन डेथ बाय हर्ट होनी चाहिए, बिकॉज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, दोनों ही केसेस में डेथ जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मर्डर है तो क्या है, डेथ विद इंटेंशन और नॉलेज, ये चीज होनी चाहिए, तब जाकर के जो हर्ट है वो अदर ऑफेंसेस में कैटेगराइज हो जाएगा या फिर अदर ऑफेंसेस में चला जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो ये हर्ट का हमारा कंक्लूजन है, यहाँ पर आप इसको देखोगे वीडियो पॉज करके, तो कंक्लूजन के एंड करने के बाद हम चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रीवियस हर्ट। तो ये है ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, मतलब ग्रीवियस का वर्ड ही क्लियर हो रहा है कि जो हर्ट है वो एग्रेवेटेड फॉर्म की है, मतलब इंक्रीज्ड फॉर्म की है। तो जो चोट लगी वो सिर्फ हर्ट में नहीं आई, बल्कि उसने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया और ज्यादा इंपैक्ट करने की वजह से उसको सजा ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट ये है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, सिंपल हर्ट ड्यू टू देयर सेवरिटी, परमानेंसी और लास्टिंग इफेक्ट विद ऑन द विक्टिम। ठीक है, तो जो विक्टिम है, जिसको चोट लगी, जिसको हर्ट महसूस हुआ, तो सफर करना पड़ा, उसको ज्यादा दिन के लिए सफर करना पड़ा। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा डीप लेवल पे सफर करना पड़ा या फिर परमानेंट कोई इंजरी हो गई, तो वो क्या हुआ, ग्रीवियस हर्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 116 पे ग्रीवियस हर्ट प्रोवाइडेड है और पहले सेक्शन 320 में प्रोवाइडेड था। देन उसके बाद डेफिनेशन अगर देखें तो सबसे पहले क्या होता है, इमैस्कुलेशन, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको चॉप ऑफ कर देना, काट देना। ठीक है, देन उसके बाद परमानेंट लॉस ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, मतलब दो आंखें होती हैं, दोनों में से एक आंख का भी अगर परमानेंट लॉस ऑफ साइट हो गया, विजन चला गया, तो दैट विल बी ग्रीवियस हर्ट। देन परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, एक कान से कोई बहरा हो जाए या दोनों कान से, तो दैट विल बी ग्रीवियस हर्ट, अगर चोट की वजह से हुआ तो। देन प्रिविशन ऑफ एनी लिम्ब और जॉइंट, तो कोई जॉइंट है या लिम्ब है, कोई भी बोन है, उसको काट दिया जाए। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ पावर्स ऑफ लिम्ब और जॉइंट। ठीक है, तो जो लिम्ब और जॉइंट है उसकी पावर्स, मतलब उसकी वर्किंग पावर्स खत्म हो जाए कुछ ऐसी मेडिसिनल चीजों से या फिर कोई भी ऐसी चीज से जिससे वो वर्किंग बंद हो जाए। देन उसके बाद परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। तो जो हेड है, मतलब जो स्कल है हमारा या जो फेस है, उसका जो नेचुरल जो बंदा पहले था, एक इंसिडेंट के बाद वो चेंज हो जाए, जैसे एसिड अटैक वगैरह में होता है या फिर किसी से लड़ाई हुई और वो जो है परमानेंट इफेक्ट आ गया ऑन द हेड और ऑन द फेस, जो फिगर था वो चेंज हो गया, तो दैट विल बी ग्रीवियस हर्ट। देन उसके बाद फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। ठीक है, तो या तो फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ बोन हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए या फिर दांत टूट जाए, तो उस केस में क्या होगा, वो ग्रीवियस हर्ट का एस्पेक्ट होगा। देन उसके बाद हर्ट किसके लिए, पहला सेवर बॉडी पेन फॉर 15 डेज और मोर, 15 दिन से ज्यादा अगर हो जाए पेन, और या फिर मतलब
इनएबिलिटी टू फॉलो ऑर्डिनरी परस्यूट्स फॉर 15 डेज और मोर। 15 दिन से ज्यादा आप ऑर्डिनरी काम नहीं कर पा रहे हो जो एक ह्यूमन को करने चाहिए एज अ रेगुलर रूटीन, वो भी नहीं कर पा रहे हो, या फिर 15 दिन से ज्यादा आपको बॉडीली पेन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो सिंपल हर्ट क्या हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या है, ये एग्जॉस्टिव कैटेगरी है, इसके ऊपर या इसके इंटरप्रिटेशन के अलावा कोई भी चीज में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक है, देन उसके बाद एनालिसिस अगर देखें तो ठीक है, तो इवेस्कुलेशन का क्या है, इंजरी टू सेक्सुअल ऑर्गन, कास्ट्रेशन एंड केमिकली इंड्यूस इंपोर्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये इवेस्कुलेशन का एग्जांपल है या फिर बाइफिकेशन। देन उसके बाद आगे आता है क्या, तो परमानेंट लॉस ऑफ साइट, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आंखें जो है वो परमानेंट चली जाए, किसी की विजन जो है परमानेंट चला जाए, चाहे एक आंख का चाहे दोनों आंखों का। ठीक है, देन ये एग्जांपल है। देन उसके बाद परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, तो एक कान से या दोनों कान से कोई बंदा बहरा हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद प्रिवेशन ऑफ एनी लिम्ब और जॉइंट, मींस रिमूवल, लॉस और डिप्रीवेशन। ठीक है, तो या तो रिमूव कर दिया, लॉस हो गया किसी का, या फिर डिप्राइव कर दिया उसका कि किस जो उसका फंक्शन है, जो लिम्ब या जॉइंट का जो फंक्शन है वो उसको यूज करे, इसलिए। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल हो गया एम्पुटेशन ऑफ आर्म एंड लॉस ऑफ हैंड ड्यू टू एक्सप्लोजन। ठीक है, देन उसके बाद आओ तो कहता है परमानेंट डिस्ट्रक्शन और इंपेयरमेंट ऑफ पावर ऑफ लिम्ब। ठीक है, तो पावर ऑफ लिम्ब जो है मतलब फंक्शनल डिसेबिलिटी हुई है, मतलब हाथ जो है वो हाथ है पर वर्क नहीं कर रहा है, वो कोई अपना फंक्शन फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये होगा जैसे नर्व डैमेज हो जाए या फिर पैरालिसिस हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद परमानेंट डिसफिगरेशन हेड और फेस। ठीक है, तो हेड और फेस, सर स्कल जो है और जो चेहरा है डिसफिगरमेंट हो जाए। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। देन उसके बाद आओ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, तो अगर फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेट हो जाए बोन या फिर टूथ, जो मतलब दांत टूट जाए लड़ाई में, तो क्या होगा, वो ग्रीवियस हर्ट का एस्पेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आओ तो क्या है, हर्ट कॉजिंग 15 डेज पेन और इनेबिलिटी, मतलब 15 दिन तक आप जो है पेन में हो, दर्द से परेशान हो और अपना काम नहीं कर पा रहे हो, इनेबल हो टू डू योर वर्क, इस पे क्या होगा, वो ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अगर मेंजरिया देखें तो मेंजरिया क्या है, इंटेंशन टू कॉज हर्ट और नॉलेज दैट हर्ट इज लाइकली टू बी कॉज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, या तो इंटेंशन या फिर नॉलेज। ठीक है, तो दोनों में से अगर एक भी चीज होगी तो मान लिया जाएगा कि आपका ग्रीवियस हर्ट आपने कमिट करा है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो एग्रेवेटेड फॉर्म अगर देखें, सबसे पहले क्या है, ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, तो इसकी सजा बढ़ जाती है। ग्रीवियस हर्ट ड्यूरिंग रॉबरी डेकोइटी, ठीक है, इसके लिए अलग प्रोविजंस हैं। देन ग्रीवियस हर्ट टू पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, एंड देन ग्रीवियस हर्ट टू वुमेन इंक्लूडिंग एसिड अटैक। ठीक है, देन हर्ट बाय कोर्सिव सब्सटेंस, तो ये सब चीजें क्या है, ये चीजों को बढ़ा देती हैं। ठीक है, मतलब जो सजा नॉर्मली ग्रीवियस हर्ट की होगी उससे बढ़कर इन सब केसेस में होती है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या आता है पनिशमेंट सेक्शन, तो बेसिक ग्रीवियस हर्ट अगर हुई है तो अप टू 7 इयर्स की पनिशमेंट है प्लस फाइन है। ठीक है, और अगर डेंजरस वेपन से हुई है तो अप टू 10 इयर्स की पनिशमेंट है, एंड एसिड अटैक से हुई है तो 10 इयर्स अप टू लाइफ। ठीक है, तो ये है। देन उसके बाद ये केस लॉज है, इंपॉर्टेंट केस लॉज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कोई भी 3-4 केस लॉज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख लेना आप लोग। ठीक है, एसिड अटैक केसेस। देन आगे चलते हैं। तो ये आपका फोर्थ केस लॉज। ठीक है, देन उसके बाद देखें डिफरेंस बिटवीन हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अगर देखें तो वही टेबल है अप्रोक्सीमेटली, आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यूज कर सकते हो, चाहे आपसे हर्ट पूछा जाए या फिर ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं डिफरेंस फ्रॉम अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अटेम्प्ट टू मर्डर में हमने सिंपली डिस्कस किया था इंटेंट किस चीज का होता है, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट में इंजरी का इंटेंट होगा, और अटेम्प्ट टू मर्डर में क्या होगा, किल, जान से मारने का अटेम्प्ट होगा। ठीक है, देन इंजरी अगर देखें तो सीरियस है और इसमें क्या है, फेटाल है, मतलब डेथ भी हो सकती है। देन उसके बाद मेंजरी अगर देखें तो इसमें लोअर लेवल का है, बिकॉज इसमें नॉलेज या फिर इंटेंशन दोनों हो सकता है, पर किस चीज का, हर्ट कमिट करने। और यहाँ पे हायर लेवल का है, बिकॉज इसमें नॉलेज और इंटेंशन दोनों हो सकता है, पर मारने का। ठीक है, देन उसके बाद ऑफेंस नेचर अगर देखें तो इसमें बॉडीली हार्म है और इसमें होमोसाइडल है, मतलब डेथ। ठीक है, देन उसके बाद पनिशमेंट 7 to 10 years एंड लाइफ पनिशमेंट या फिर डेथ इफ डन बाय लाइफ कन्विक्ट, तो इसमें पॉसिबल है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या आता है एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सप्लेनेशन। एंड देन आते हैं क्या, डिफेंसेस। तो डिफेंस कब हो सकता है, तो डिफेंस लॉयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डिफेंसेस में हम यूज करते हैं क्या है, सबसे पहला लैक ऑफ इंटेंशन, जो हमारा क्लाइंट है मतलब जो अक्यूज है उसका इंटेंशन उस लेवल पे नहीं था, तो अगर नॉलेज एस्पेक्ट होता है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी लीनियंसी आ जाती है। एंड देन सडन फाइट, देन सेल्फ डिफेंस, देन एक्सीडेंट, एंड देन लैक ऑफ प्रूफ, जैसे मेडिकल एविडेंस जो है वो नहीं है, या फिर अगर जो है भी तो क्या है, सडन फाइट की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, बंदा बाइज्जत बरी नहीं होगा। ठीक है, और अगर लैक ऑफ प्रूफ है तो बाइज्जत बरी, एक्सीडेंट है तो बाइज्जत बरी, सेल्फ डिफेंस है तो बाइज्जत बरी, और अगर लैक ऑफ इंटेंशन है तो रिड्यूस लायबिलिटी। ठीक है, यही वाला। ठीक है, तो इस तरीके से डिफेंस को यूज किया जाता है।
एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं तो याद है कंक्लूजन। कंक्लूजन के साथ हमारा सेकंड टॉपिक ऑफ ग्रीवियस असॉल्ट इज ओवर। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अंडर बीएनएस। ठीक है, तो क्रिमिनल फोर्स का मतलब क्या है कि अ पर्सन इज अप्लाइड टू सेट फोर्स टू अदर पर्सन व्हेन causes motion, changes motion and causes cessation of motion। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, मैं आपको एग्जांपल के पॉइंट से समझाता हूं। तो सबसे पहला क्या है, एक बंदा है और बी एक बंदा है। ठीक है, अब इसने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करी कि बी कहां पर था, रेस्ट पोजीशन में था, मतलब रुका हुआ था, और इसने कोई ऐसी एक्टिविटी करी कि बी ने क्या करना शुरू कर दिया, मोशन में आ गया, बी चलने लगा। ठीक है, अब बी चाहे इस तरफ चले या इस तरफ चले या इस तरफ चले या इस तरफ चले, ठीक है, किसी भी तरफ चले पर रेस्ट पोजीशन से एक ही एक्टिविटी से बी ने चलना शुरू कर दिया, तो दैट विल बी फोर्स। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल देखें, बी जो है डायरेक्शन में आ रहा था, ए ने कुछ ऐसा एक्टिविटी करी कि बी ने चेंज ऑफ मोशन कर लिया, दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा, तो दैट विल बी चेंज ऑफ मोशन। चेंज ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन। ठीक है, देन उसके बाद फिर थर्ड एग्जांपल अगर देखें समझने के लिए, तो बी जो है इस डायरेक्शन में आ रहा था, ए ने कुछ ऐसे एक्टिविटी करी कि इसने स्टॉप हो गया, रुक गया, चलना बंद कर दिया, मोशन बंद कर दिया, तो दैट विल बी सेसेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देन उसके बाद देखें, फोर्स इज आल्सो कंसीडर्ड टू हैव बीन यूज्ड व्हेन अ पर्सन causes any substance to move, change movement or stop or resulting in contact with क्या any other person's body or anything to other person carrying or carrying or anything is so close to the person that contact affects the sense of। ठीक है, तो अगर सेंस ऑफ फीलिंग चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली अगर कोई मोशन अपना चेंज कर रहा है या फिर मोशन में आ रहा है या फिर रेस्ट पोजीशन से मोशन में आए या फिर मोशन चेंज करे या फिर मोशन चेंज करके स्टॉप हो जाए, तो ऑब्वियसली सेंस ऑफ फीलिंग तो चेंज होगी ही। अब ये किस वजह से हो सकती है, दूसरे पर्सन की बॉडी की वजह से हो सकती है। ठीक है, एंड बियरिंग और कैरिंग, मान लो कि ए जो है वो गन लेके चल रहा है, तो ऑब्वियसली जो भी लोग होंगे उससे डर के थोड़ा दूर हो जाएंगे, मतलब अपने मोशन को चेंज कर लेंगे एंड उनकी सेंस ऑफ फीलिंग भी चेंज होगी, तो दैट विल बी कॉल्ड फोर्स, इसको फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद मोड्स ऑफ अप्लाइंग फोर्स अगर देखें तो किस तरीके से फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, बाय एक्यूट ओन बॉडी एक्शन। ए ने क्या करा, वो धक्का दे दिया, ठीक है, बी को पुश कर दिया, या फिर जो है उसको ब्लॉकिंग अदर्स मूवमेंट, उसको रोक दिया, उसके सामने खड़ा हो गया आके, या फिर चांटा मार दिया, तो दैट विल बी द पर्सनल मोशन ऑफ द एक्यूज्ड, मतलब उसकी खुद के बॉडी एक्शन से। देन दूसरी चीज क्या हो सकती है, बाय अरेंजिंग और डिस्पोजिंग अ सब्सटेंस टू मूव विदाउट फर्दर एक्शन, जैसे अनटाइंग अ बोट सो दैट इट ड्रिफ्ट्स इनटू अनदर पर्सन। ठीक है, तो क्या है, एक बोट को खोल दिया ताकि वो लहरों के साथ बह के एक दूसरे को चोट पहुंचाए। देन रोलिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स समवन एंड प्लेसिंग वाटर सच दैट इट स्पिल्स आउट ऑन अ पर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या है, बॉडी अपना काम नहीं कर रही, एक्यूज अपनी बॉडी से काम नहीं कर रहा बल्कि दूसरे ऑब्जेक्ट से काम करवा रहा है फोर्स अप्लाई करने का। अभी क्रिमिनल फोर्स नहीं है, फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देन बाय इंड्यूसिंग एन एनिमल टू दैट, जैसे कुत्ता छोड़ दिया, प्रोवोकिंग अ डॉग टू जंप ऑन समवन, तो कुत्ता छोड़ दिया। ठीक है, देन आगे चलते हैं, व्हिपिंग अ हॉर्स टू अल्टर पेस एंड डायरेक्टिंग अ एनिमल टू ब्लॉक समवन्स पाथ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, किसी जानवर का या किसी और पर्सन का सहारा लेके या किसी और एनिमल का सहारा लेके आपने क्या करा, रास्ता रोक दिया, उसका मोशन चेंज करा दिया, उसका मोशन से रोक दिया, या फिर उसका मोशन जो है शुरू करा दिया। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, अब आओ क्रिमिनल फोर्स पे। अभी तक हमने समझा फोर्स को, अब क्रिमिनल फोर्स क्या है ये समझ लेते हैं। व्हेन फोर्स इज इंटेंशनली यूज्ड, पहली कंडीशन ये है कि फोर्स को इंटेंशनली यूज किया जाए, किस लिए, विदाउट विक्टिम कंसेंट, बिना विक्टिम की कंसेंट के, जहां पर जो पर्सन का मोशन चेंज हो रहा है, कोई पर्सन मोशन में आ रहा है या कोई पर्सन रुक रहा है या फिर कोई पर्सन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसकी कंसेंट के बिना होना चाहिए। एंड देन थर्ड क्या है, इट इज डन फॉर रॉन्गफुल पर्पस, पर्पस यहां पे जरूरी है, इंटेंशन यहां पे जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो ये होता रहे, डजंट मैटर, पर अगर रॉन्गफुल पर्पस है, इंटेंशन मेलिफाइड है, तो वो जो फोर्स होगा वो बन जाएगा क्या, क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, तो जैसे कमिटिंग एन ऑफेंस, क्या रॉन्गफुल पर्पस है, कोई ऑफेंस कमिट करना। ठीक है, कॉजिंग इंजरी, इंजरी कॉज करना, कॉजिंग फियर, डराना किसी को, या फिर अनॉयंस कॉज करने का आपका इंटेंशन है, तो उस केस में क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्रिमिनल फोर्स बन जाएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं, और विद नॉलेज दैट सच कॉन्सिक्वेंसेस आर लाइकली, या तो इंटेंशन हो इन सब चीजों का या फिर नॉलेज हो कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस एक्टिविटी से। ठीक है, देन उसके बाद एसेंशियल्स अगर देखें, एसेंशियल्स क्लियर होते हैं क्या, क्रिमिनल फोर्स के, पहला यूज ऑफ फोर्स एज पर सेक्शन नंबर 128, देन फोर्स इज यूज इंटेंशनली यूज होना चाहिए, एंड थर्ड क्या है, विदाउट कंसेंट होना चाहिए, एंड फोर्थ क्या है, यूज फॉर रॉन्गफुल पर्पस होना चाहिए। तो इसके ये इंग्रेडिएंट्स है ऑफ क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोग देख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये डिस्कस नहीं करूंगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या है, पर्सन कमिट्स असॉल्ट व्हेन ही, पहला क्या, मेक्स अ जेस्चर, कोई जेस्चर किया, जैसे किसी को मुक्का दिखाना या किसी को ईंट उठा के ऐसा डराना, जैसे कुत्तों को हम डराते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मेक्स एनी प्रिपरेशन, कोई प्रिपरेशन किया ताकि सामने वाला बंदा वो प्रिपरेशन देख के डर जाए। दैट विल बी क्या है, विद इंटेंशन और नॉलेज दैट सच जेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड दैट क्रिमिनल फोर्स इज अबाउट टू बी यूज्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो जहां पर ऐसा लगे कि अभी तक क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं हुआ है पर क्रिमिनल फोर्स यूज हो सकता है, और वो हो सकता है कि बेसिस पर वो अपना मोशन चेंज कर ले, वो डर जाए, वो फियर में आ जाए, इस तरीके की चीजें हो तो वो क्या बोला जाएगा, असॉल्ट। जैसे अभी तक क्या हुआ, एक बंदा आ रहा था, ऐसे सीधा आ रहा था, एक मान लो कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और बी एक पर्सन है, बी जो है ए की तरफ सीधा आ रहा था, ठीक है। अब बी ने देखा कि ए के पास गन है, उसे फर्क नहीं पड़ा, उसे लगा नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसकी तरफ जा रहा था। पर ए ने क्या करा, उस गन को निकालने लगा, जैसे बी को देखा उस गन को निकालने लगा और गन निकाल के उसकी तरफ ऐसे टारगेट कर दिया। अभी गन चलाई नहीं है ना ऐसा कुछ किया, पर यहाँ पे क्या है, ये जेस्चर हो गया ना, जेस्चर की वो बंदूक चलाने जा रहा है बी के ऊपर, तो ये क्या होगा, ये असॉल्ट का ऑफेंस होगा, ठीक है। देन उसके बाद सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो क्या है, असॉल्ट इज अ थ्रेट और अटेम्प्ट टू अप्लाई क्रिमिनल फोर्स दैट कॉजेज रीजनेबल एप्रीहेंशन इवन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट हो चाहे ना हो, पर रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाना चाहिए कि भाई क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद एसेंशियल्स अगर देखें तो क्या है, देयर मस्ट बी जेस्चर और प्रिपरेशन, ठीक है। देन क्रिएट एप्रीहेंशन ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ऐसा लगे कि क्रिमिनल फोर्स को यूज करने वाले हैं। एंड देन विक्टिम मस्ट बी प्रेजेंट, विक्टिम का प्रेजेंट होना जरूरी है। एंड देन देयर मस्ट बी इंटेंशन और नॉलेज, इस चीज के लिए कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो, या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट इज अननेसेसरी, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो जरूरी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद इलस्ट्रेशन क्या है ये देख लेना आप लोग फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन आगे चलते हैं, फिर आ जाता है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। तो सेक्शन नंबर 131 में प्रोवाइडेड है बीएनएस, ठीक है। विदाउट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है, पहला 3 मंथ्स तक की इम्प्रिजमेंट है और 1000 रुपीज तक का फाइन है, या फिर दोनों है, ठीक है। तो ये है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, व्हेन प्रोवोकेशन डज नॉट रिड्यूस पनिशमेंट, तो जब प्रोवोकेशन जो है वो पनिशमेंट रिड्यूस नहीं कर सकती, किन केसेस में, तो ये भी प्रोवाइडेड है अंडर बीएनएस। सबसे पहला क्या है, एक्यूज डेलिबरेटली प्रोवोक्ड द, तो एक्यूज ने क्या करा, एक बंदा जा रहा था, उसको इस तरीके से उकसाया, उसने एक वर्ड बोला और उस वर्ड को सुनने के बाद प्रोवोक हो गया और इसने उसको क्रिमिनल फोर्स यूज किया। तो ये क्या है, ये उसने डेलिबरेटली वो सिचुएशन बनाई है उस पर्सन ने, तो इसलिए उसकी सजा कम नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवोकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लॉफुल एक्ट इंक्लूडिंग दोज बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो अब क्या है, प्रोवोकेशन क्यों हुआ, पुलिस वाला आया था उसको अरेस्ट करने, तो वो प्रोवोक हो गया कि भाई मेरे को कैसे अरेस्ट कर सकते हो, तो उसने क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया अगेंस्ट द पुलिस इंस्पेक्टर। तो क्या है, लॉफुल एक्ट से अगर प्रोवोकेशन हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो डिफेंस की तरह काम नहीं करेगा। एंड देन प्रोवोकेशन अरोज फ्रॉम लॉफुल प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तो अगर कोई प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, जैसे मान लो ए जो है वो बी को मारने गया, बी ने क्या करा, प्राइवेट डिफेंस करा, प्राइवेट डिफेंस करने के बाद ए को पीछे ढकेल दिया, धक्का दे दिया। देन उसके बाद क्या होगा, ए क्या हो जाए, प्रोवोक हो जाए और बोले कि मैं इस वजह से प्रोवोक हो गया क्योंकि उसने अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करा, तो मैंने उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज कर लिया, तो दैट इज नॉट अलाउड। अगर आप किसी लॉफुल एक्टिविटी से प्रोवोक हो रहे हो तो आपको नहीं होना है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, एक्सप्लेनेशन 2 अगर देखें सेक्शन की, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का देख लेते हैं। वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, ठीक है। तो प्रोवोकेशन क्या इस लेवल पे थी कि वो बहुत ग्रेव थी कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर लो, या फिर इतनी सडन थी कि आप क्रिमिनल फोर्स का यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये जो है ये चीज क्या है, फैक्चुअल चीज है, मतलब हर केस के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए हर केस के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि जो प्रोवोकेशन का डिफेंस लिया जा रहा है, या जो सडन प्रोवोकेशन का जो डिफेंस लिया जा रहा है, वो चीज क्या है, वो है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करती है, इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट। तो कोई पब्लिक सर्वेंट है उसके अगेंस्ट होता है, तो ऑब्वियसली क्या है, अगर वो लॉफुल ड्यूटी कर रहा है, टू प्रिवेंट deter him from performing lawful duty and retaliation for any lawful act done in duty, the offender may be punished with 2 years तक की imprisonment है और फाइन और बोथ, ठीक है। तो अगर कोई लॉफुल पर्सन है, मतलब लॉफुल पब्लिक ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में इन्वॉल्व है, और उस ऑफिशियल ड्यूटी को आप रोकते हो, उसको रिटेलिएट करते हो, या फिर उसको करने नहीं देते उसकी ड्यूटी, तो दैट विल बी द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटल पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है,
असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर, जहां पर डिसऑनर मतलब किसी को बेइज्जत करना हो, ठीक है, तो जैसे क्या है, इंटेंशनली असॉल्ट और यूज दिस क्रिमिनल फोर्स टू ह्यूमिलिएट or disagree another without grave and sudden provocation, the law treats such conduct seriously as it infringes personal dignity। ठीक है, तो अगर बिना किसी रीजन के, बिना किसी प्रोवोकेशन के आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हो, किसी को उल्टा बोलते हो, तो दैट विल बी असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स, और उसको क्या माना जाएगा, पब्लिक जो पर्सनल डिग्निटी है एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की, उसको हिंडर माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि आपने वो ब्रीच किया है और इसलिए पनिशेबल हो जाएगा वो ऑफेंस एज पर सेक्शन 133। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अप टू 2 इयर्स इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, तो ये होगा। देन आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली नाम से क्लियर है, रेस्ट्रेंट मतलब रोकना और कन्फाइन मतलब बांध देना, मतलब किसी को बंद कर देना, दैट इज कन्फाइनमेंट, या फिर किसी को रोक देना, दैट इज रेस्ट्रेंट। बहुत सिंपल है, एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो एक पर्सन है, ठीक है, इसके पास ये राइट है कि वो इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है और इस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक पर्सन है जिसका घर यहां पर है, ठीक है, जिसका घर यहां पर है, तो उसने क्या करा, उसने यहाँ पे टेंट लगा दिया, टेंट लगा दिया विदाउट पुलिस परमिशन, यहाँ पे टेंट लगा दिया उसने, तो क्या हुआ, एक ये रास्ता हो गया बंद। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्या है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, मतलब ए के पास फुल राइट है उस रास्ते पे जाने का, और वो राइट अभी तक पब्लिक ने, मतलब जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उन्होंने नहीं रोका है, विदाउट गिविंग द परमिशन उसने वहां पे टेंट लगा दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस दिशा में जाने से उसको रेस्ट्रेंट हो गया, रोक दिया गया, तो दैट इज द वायलेशन ऑफ हिज राइट मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब लेते हैं एग्जांपल, एक पर्सन है, वो 4 दीवारी में उसको पैक कर दिया, ठीक है, तो दैट विल बी क्या, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मतलब वो चारों दिशाओं में से कहीं भी एस्केप नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस से बाहर नहीं निकल सकता, तो दैट विल बी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब ये जरूरी नहीं है ये एक लिमिटेड जगह हो, ठीक है, मतलब एक रूम हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक बहुत बड़ी फील्ड हो सकती है, एक फील्ड है मान लो, और उसमें चारों तरफ फेंस लगी हुई है, उसमें करंट आ रहा है, और एक को उस फील्ड में छोड़ दिया गया है कि वो उस फील्ड से नहीं निकल सकता, वो फील्ड चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो एक स्टेट भर की फील्ड हो, पर फिर भी वो उस फील्ड से बाहर नहीं निकल सकता, दैट विल बी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। एक पर्सन है, एक पर्सन का क्या करा, दो लोगों ने, 2 इंडिविजुअल्स ने क्या करा, उसको ऐसे बैठा दिया और ऐसे गन पॉइंट लेके खड़े हो गए कि अगर तुम हिले तो गोली मार देंगे, तो दैट इज कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो ये चीज है। उसके साथ साथ एक पर्सन है जो ऐसे जा रहा था, तो बीच में उसका क्या करा, हाथ पकड़ के ऐसे रोक लिया कि जाने नहीं दूंगा। अब जब हाथ पकड़ लिया और वो मूव नहीं कर पा रहा है नए डायरेक्शन, दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस के बाहर आप जाने नहीं देते, तो दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब हम देखते हैं बैकिंग, व्हाट इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये आया कहां से, हमें राइट कहां से मिला, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 19 एंड 21 ये बात करता है कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू मूव, राइट टू रिसाइड इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो वो इनफिक्स हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये राइट आया, राइट अगेंस्ट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड राइट अगेंस्ट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए, एंड देन सेक्शन 126 एंड 127 ऑफ द बीएनएस जो है इसकी बात करता है, किसकी, सेक्शन 126 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की एंड 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। ठीक है, देन उसके बाद रेस्ट्रेंट अगर देखें तो क्या है, स्पीक्स अबाउट ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको समझाई, एक दिशा में 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक भी अगर बंद हो गया, डायरेक्शन में मूव करने से रोक दिया, which the person has right to proceed, जहां पे उसका राइट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी का एक इंडिविजुअल घर है, प्राइवेट घर है, उसके अंदर वो घुसने की बात करे, बोले तो मेरे इस दिशा में जाने का अधिकार है, ऐसा नहीं है, जहां पर उसका राइट हो प्रोसीड करने का, इज सेट टू रॉन्गफुली रेस्ट्रेन द। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन किसी एक पर्सन को एक दिशा में जाने से रोक ले, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक ले, तो क्या होगा, वो डायरेक्शन में अगर उसका जाने का राइट है, तो दैट इज, अगर वो राइट वायलेट हुआ तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हुआ। ठीक है, देन उसका इलस्ट्रेशन अगर देखें तो ये इलस्ट्रेशन आप देख लोगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स अगर देखें, वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, तो ये चीज जरूरी है यहाँ पर। पहली चीज वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, अपनी खुद की मर्जी से कोई पर्सन दूसरे को रोके। ठीक है, देन प्रोसीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोके, एंड द पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट मस्ट हैव राइट टू प्रोसीड। ठीक है, तो जो पर्सन रुका है, जिसको रोका गया है, उसके पास राइट टू होना चाहिए, राइट टू प्रोसीड है तो नो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। देन उसके बाद एक्सेप्शंस अगर देखें,
obstruction of private way over land or water which a person in good faith believes himself to be have the lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this. तो अगर मान लो कोई ऐसा राइट है या कोई ऐसा लॉ है जिसके हिसाब से एक पर्सन को लगता है कि ये रास्ता मेरा ही है, फॉर एग्जांपल जैसे एक लैंड है, ठीक है, अब ये लैंड में से इतने में घर बना हुआ है सिर्फ, ठीक है, अब यहाँ से एक रास्ता जाता है जो बाहर रोड से कनेक्ट करता है, ठीक है, रोड से कनेक्ट करता है। अब ये रास्ता यहाँ से जो है ये प्राइवेट लैंड का एस्पेक्ट है, ठीक है, पर यहाँ ये जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है, ये इस पर्सन को जेन्युइनली लगता है ये इसी का पार्ट है, इसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो अगर मान लो किसी को इस रास्ते पे जाने से रोक दे तो क्या होगा, ये एक्सेप्शन का एक बेनिफिट मिल जाएगा उसको कि उसको रीजनेबली ये लगना चाहिए वो मालिक है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अप टू 1 मंथ की पनिशमेंट है और फाइन है दैट मे एक्सटेंड टू 5000 रुपीज और दोनों, ठीक है। देन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स इज सेड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो ये भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल देख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एक्सप्लेनेशन। देन उसके बाद इंग्रेडिएंट्स देखें, अगर वॉलंटरली रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन एक्ट इज डन इन सच अ मैनर टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, ठीक है। तो जो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट है उसके बियॉन्ड, जैसे मान लो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150, 200, 300, 500, 1000 जो भी है, ठीक है, तो एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के बियॉन्ड जाने से रोक देना तो दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो क्या है, तो accused must have wrongfully restrained the complainant, that means all ingredients of wrongful restraint must be present, ठीक है। तो ऑब्वियसली wrongful restraint जो कहता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करता है और wrongful confinement सारी दिशाओं की बात करता है, तो wrongful restraint जो है वो तो पूरा होगा ही ना। देन अगर देखें तो अगर 10 दिन से ज्यादा है तो अप टू 5 इयर्स, और अगर किसी पर्सन को पता है कि इसकी एक वैलिड रेट है कि इसको आजाद कर दिया जाए फिर भी उसे कंफाइन करके रखता है तो उस केस में क्या होगा, अप टू 2 इयर्स क्या होगा इन एडिशन, मतलब 5 साल प्लस 2 साल, ठीक है। देन उसके बाद कंफाइनमेंट मेंट टू प्रिवेंट डिस्कवरी बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है, तो क्या है अप टू 3 इयर्स इन एडिशन, तो 2 साल की जगह 3 साल हो जाएगी इन एडिशन, ठीक है। देन आगे चलते हैं, उसके बाद क्या है, कंफाइनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्शन ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जैसे बोलते ना कि किसको बंद करके रख लिया ताकि इसके घर वाले कुछ प्रॉपर्टी दे, कुछ हमें पैसा दे, तो क्या होगा, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक की उसको सजा होगी। देन confinement to extract confession information or restoration of property, तो imprisonment up to 3 years अगर wrongful confinement है तो, ठीक है। देन ये केस लॉज है, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, देख लेना ये, ठीक है, और एग्जाम में 2-3 केस लॉज आप जो है रेफर करोगे फॉर बोथ द केसेस, फॉर wrongful restraint and wrongful confinement, ठीक है। तो ये केस लॉज देख लेना। देन आगे चलते हैं, अब तो ऑब्वियसली है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन wrongful confinement and wrongful restraint, तो ये तो हम क्लियर कर चुके हैं। तो wrongful restraint क्या है, इज अ जीनस दैट इज अ वाइडर टर्म एंड इंक्लूड सेवरल टाइप ऑफ restraints अंडर इट, ठीक है। तो then wrongful confinement अगर देखें, it is a species of wrongful restraint, that is type of wrongful restraint, तो wrongful restraint का एक टाइप है wrongful confinement। then it prevents a person from proceeding in a direction so and so, ये हम डिस्कस कर चुके हैं द डेफिनेशन, और इसमें क्या है सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं द डेफिनेशन एस्पेक्ट। एंड देन द पार्शियल सस्पेंशन ऑफ लिबर्टी है, इसमें wrongful restraint इज अ पार्शियल सस्पेंशन है, जो आपको एक ही दिशा में जाने के लिए रोका जा रहा है, बाकी डायरेक्शन में आप जा सकते हो, पर wrongful confinement क्या है, टोटल सस्पेंशन है जहां पर आपको एक लिमिट के अलावा जाना अलाउड ही नहीं है। देन आगे चलते हैं, अब आता है आपका किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, ठीक है। तो किडनैपिंग एंड एब्डक्शन को अगर समझें तो एक सिंपल सा वर्ड है, किडनैपिंग आपको नाम मतलब तो पता ही होगा, और एब्डक्शन मतलब किसी पर्सन को उसकी इच्छा के विरुद्ध एब्डक्ट कर लेना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा लेना, ठीक है। तो अब किडनैपिंग अगर समझें तो क्या है, सेक्शन 137 में प्रोवाइडेड है, तो बीएनएस, ठीक है। तो 2 तरह की किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है। तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का मतलब क्या है, एक पर्सन को आपने इंडिया से उठाया और दूसरे जगह जाके छोड़ दिया आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के बाहर ले जाके छोड़ दिया, जैसे पाकिस्तान छोड़ दिया, नेपाल छोड़ दिया, आगे उधर लेके क्या बोलते हैं यूएसए छोड़ दिया, कहीं छोड़ दिया, ठीक है। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप मतलब एक बच्चा है उसको आपने एंटाइज करा और अपने जो उसके गार्जियन थे उसकी कस्टडी से रिमूव कर दिया, चाहे एक कदम ही किया हो, चाहे आपने जस्ट उसको चॉकलेट दिखाया और उसको गोद में ले लिया, बस दैट इज इट, ठीक है। वहां पे इंटेंशन किसका होना चाहिए, एंटाइसमेंट का, और उसको किडनैप करने का इंटेंशन होना चाहिए, और यहाँ पर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में बाहर ले जाना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं, तो अ पर्सन कन्वेज अनदर पर्सन बियॉन्ड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और समवन लीगली ऑथराइज्ड टू गिव सच कंसेंट, ठीक है। तो अगर 18 साल से ऊपर है तो उसकी पर्स में परमिशन जिसको ले जाया जा रहा है, ठीक है, और अगर 18 साल से कम है तो उसके गार्जियन या फिर पेरेंट्स की परमिशन जो उसको अलाउ करे कि हाँ भाई इसको इंडिया के बाहर ले जाओ। ऐसी परमिशन अगर नहीं है, उसकी कंसेंट नहीं है या फिर उसके गार्जियन की कंसेंट नहीं है, तो क्या है, अगर आप ऐसा करते हो तो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो क्या है, कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, देन एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एज और मेंटल कंडीशन,
ठीक है। तो चाहे कोई पागल हो या कोई माइनर हो, मतलब बिलो 18 हो, तो उसकी एज और मेंटल कंडीशन पे फर्क नहीं पड़ता। देन आगे चलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है लॉफुल गार्जियनशिप। लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब क्या है, टेक्स और एंटाइसेस अ चाइल्ड बिलो 18 ईयर। तो गार्जियनशिप हमेशा 18 ईयर्स तक रहती है, बिकॉज गार्जियन या पेरेंट्स की जो सुनने की लिमिट है वो 18 ईयर्स है। 18 ईयर के बाद जो पर्सन है वो अपनी कंसेंट दे सकता है, तो बिफोर दैट आपको गार्जियन या फिर पेरेंट्स की कंसेंट लेना जरूरी होता है, ठीक है। देन और अ पर्सन विद मेंटल इलनेस अगर है तो फर्क नहीं पड़ता कि उसकी एज कितनी है, उसको हमेशा आपको गार्जियन से कंसेंट लेना ही पड़ेगा जब तक वो मेंटल इलनेस से क्योर ना हो जाए, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन विदाउट द गार्जियन कंसेंट, ठीक है। तो जो कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन है उससे दूर ले जाता है, चाहे वो 1 मीटर ही क्यों ना हो, तब भी वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप मान लिया जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स, एज इज क्रूशियल, मतलब बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, मेंटल कंडीशन जो है वो रेलेवेंट है, एंड कंसेंट ऑफ माइनर्स जो है वो इररेलेवेंट है, ऑब्वियसली माइनर की कंसेंट मैटर नहीं करती, और कंसेंट की जो गार्जियन की कंसेंट है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो लॉफुल गार्जियन मींस एनीवन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द कस्टडी और केयर ऑफ द चाइल्ड और पर्सन, ठीक है। तो या तो वो पेरेंट हो या फिर लॉफुली इंटरेस्टेड हो कि उस पर्सन की, उस बच्चे की देखभाल करने के लिए लॉफुल कोई बंदा अगर है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, तो उसकी परमिशन जरूरी है, ठीक है। देन एक्सेप्शन अगर देखें, a person who in good faith believes himself to be the father of illegitimate child below 18 years or believes himself entitled to lawful custody। तो अगर कोई अपने आप को उसका पेरेंट माने कि भाई कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो अगर कोई उसको कोई अपना बेटा माने या बेटी माने या कोई मदर या फादर, तो वो चीज अलाउड है। और अगर कोई पर्सन ये सोचे कि वही है उसका लॉफुल गार्जियन, अभी तो कोई और गार्जियन अलाउड नहीं हुआ, वही है लॉफुल गार्जियन, वही उसकी देखभाल करेगा, तो वो एक्सेप्शन होती है, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल देख लेना फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू। देन आगे चलते हैं, तो लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो इट इज एन एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिव मैटर नहीं करता, मोटिव ये नहीं है कि आप किस लिए कर रहे थे, पर अगर आपने ऐसा किया तो बात खत्म है। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। देन कंसेंट ऑफ माइनर जो है वो इरेलेवेंट है। देन इट इज अ कंप्लीटेड ऑफेंस, मतलब as soon as the child leaves guardian's custody the offense is complete, ठीक है। तो इसमें ज्यादा लंबा कुछ नहीं है, बल्कि जैसे ही गार्जियन की कस्टडी से ऑफेंस जो है, तो चाइल्ड जो है उसको निकाला, वैसे क्या होगा, ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चले तो मेंस जो है वो नहीं है, इसमें कोई मेंस रिक्वायर्ड नहीं है। देन आगे चलते हैं, मिस्टेक बिलीव केसेस में भी जो है ऑफेंस मान लिया जाता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो पनिशमेंट अगर देखें तो 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजमेंट है प्लस फाइन है, ठीक है। देन उसके बाद एब्डक्शन को अगर समझे तो एब्डक्शन क्या है, देखो दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक होता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस और एक होता है इंस्टेंट ऑफेंस, ठीक है। तो जो किडनैपिंग का ऑफेंस है, दैट ईदर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, दोनों ही क्या है, वो इंस्टेंट ऑफेंस है। जैसे ही देखो, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, एक पर्सन है एंड भी एक पर्सन है, ठीक है। अब ये इसको लेके जाता है इंडिया से बाहर, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया करता है इसकी, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे ही बी को ये बाउंड्री पार कराता है, बाउंड्री पार कराता है, वैसे ही क्या होगा, ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये इंडिया की सीमा रेखा के अंदर है तब तक ऑफेंस नहीं हुआ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया वाला, ठीक है। और जैसे ही इसने एक कदम भी इंडिया के बाहर निकाला तो ऑफेंस कंप्लीट हो गया, तो इट इज नॉट एन कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है। देन अगर मान लो ये इसको आउटसाइड द कस्टडी, मतलब लॉफुल गार्जियनशिप के बाहर निकालता है, लॉफुल गार्जियनशिप के बाहर, उस केस में जैसे ही इसने 1 मीटर बाहर निकाल दिया, एक भी स्टेप ऐसा ले लिया, वो गार्जियनशिप के दायरे से बाहर हो गया, दैट विल बी द कंप्लीट ऑफेंस, उसके लिए वेट नहीं करना है। पर अगर एब्डक्शन करता है, मान लो कि 18 अबव है ये पर्सन, बी इज 18 अबव, और इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, सपोज यूपी से ये केरला लेके जाता है, ठीक है। केरला लेके जाके वहां पे इसकी वेडिंग करवा देता है फोर्सफुली, तो क्या होगा, ये क्या है, एब्डक्शन फॉर वेडिंग हो जाएगा। और ये क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, यहां से यूपी से यहां तक लेके जाना, सारी जर्नी कंटिन्यूइंग ऑफेंस मानी जाती है, तो दिस इज द कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो एब्डक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस और किडनैपिंग इज अ सिंगल वन टाइम ऑफेंस, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो एब्डक्शन अब समझ लेते हैं, सेक्शन 138 में प्रोवाइडेड है, और सिंगल एब्डक्शन जो होता है वो कभी भी ऑफेंस नहीं होता, प्योर एब्डक्शन इज नेवर एन ऑफेंस, ठीक है। देन अ पर्सन एब्डक्ट्स अनदर व्हेन ही कंपेल्स बाय फोर्स और इंड्यूस एनी डिसाइडफुल मींस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस। तो कहीं से कहीं तक भी ले गया, कंसेंट के बिना ले गया, बाय फोर्स या फिर बाय एनी मींस, डिसाइडफुल मींस, तो एब्डक्शन मान लिया जाएगा। तो पहला क्या है, पहला फोर्स अप्लाई होना चाहिए एंड डिसाइडफुल इंड्यूसमेंट होना चाहिए, या तो फोर्स अप्लाई हो या फिर डिसाइडफुल इंड्यूसमेंट हो, मतलब इंड्यूस करके उसको लेके चले गए, ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंस क्या है, अप्लाइज टू ऑल पर्सन नॉट ओनली माइनर्स, तो ऑब्वियसली जो एब्डक्शन है वो सिर्फ माइनर्स पे अप्लाई नहीं होता, और
कंसेंट ऑफ विक्टिम जो है वो मैटर करता है। तो अगर एब्डक्शन में कंसेंट है तो एब्डक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और एब्डक्शन जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस नहीं है, बिकॉज एब्डक्शन में हमेशा सिर्फ एब्डक्शन कभी भी ऑफेंस नहीं होता, एब्डक्शन फॉर एनी पर्पस ऑलवेज एन ऑफेंस, ठीक है। जैसे एब्डक्शन फॉर मर्डर, एब्डक्शन फॉर रेप, एब्डक्शन फॉर मैरिज एक्सेट्रा, तो ये क्या है, ये ऑफेंस होता है। तो इसमें इंटेंशन जरूरी है कि एब्डक्शन किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद नॉट अ सब्सटेंशियल ऑफेंस बाय इटसेल्फ बट बिकम्स पनिशेबल इन कनेक्शन विद अदर ऑफेंसेस। तो अगर अदर ऑफेंसेस से कनेक्टेड है एब्डक्शन तभी पनिशेबल होगा, अदरवाइज सिर्फ एब्डक्शन कभी पनिशेबल नहीं होता। एब्डक्शन फॉर मर्डर, रैंसम एक्सेट्रा, ठीक है। देन उसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद आओ स्पेशल फॉर्म्स ऑफ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन अगर देखें तो क्या है, किडनैपिंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग, किसी को भीख मंगवाने के लिए किडनैप करा, ठीक है। तो अंडर 18 इयर्स ऑफ एज अगर कोई चाइल्ड है, उसको ऑब्वियसली चाइल्ड है तो 18 ईयर ऑफ एज ही होगा, ठीक है। देन ऑब्टेनिंग कस्टडी फॉर बेगिंग एंड देन नेमिंग चाइल्ड फॉर बेगिंग एंड देन एम्प्लॉइंग अ चाइल्ड फॉर बेगिंग एक्सेट्रा। तो ये क्या होगा, तो बेगिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सॉलिसिटिंग आल्म्स पब्लिकली, दैट इज सिंगिंग, डांसिंग, परफॉर्मिंग ट्रिक्स, फॉर्च्यून टेलिंग एक्सेट्रा, क्या है, ये बेगिंग के डेफिनेशन में आता है। देन entering premises to solicit and then exposing sores, wounds or deformities of arms and then using child as an exhibit। तो जैसे बच्चे भीख वगैरह मांगते हैं उसको सिंपैथी गेन करते हैं लोग, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बेगिंग, बेगिंग के अंदर आता है। देन लीगल प्रिजम्पशन अगर देखें, अ नॉन गार्जियन एम्प्लॉइंग अ चाइल्ड फॉर बेगिंग इज प्रिज्यूम्ड टू हैव किडनैप्ड द चाइल्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जो कि गार्जियन नहीं ऑफ द चाइल्ड और ये पाया जाए कि चाइल्ड को बेगिंग जैसे ऑफेंस में इन्वॉल्व कर रखा है, तो ये माना जाएगा कि he has kidnapped the child। अगर जब तक कोई प्रूफ ना कर दे कि उसने किडनैपिंग नहीं की है, तब तक यही माना जाएगा कि उसने किडनैपिंग करी है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, किडनैपिंग, एब्डक्शन फॉर मर्डर, रैंसम एक्सेट्रा, ठीक है। तो सेक्शन 140 में प्रोवाइडेड है ये। तो अगर किडनैपिंग, एब्डक्शन हुई है किसके लिए, मर्डर के लिए या फिर पर्सन टू रिस्क ऑफ मर्डर के लिए एक्सपोज किया गया, पनिशेबल लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स और फाइन है, ठीक है। तो ये इसकी पनिशमेंट है। देन उसके बाद किडनैपिंग, एब्डक्शन फॉर रैंसम, तो किडनैपिंग, एब्डक्शन के बाद अगर मान लो रैंसम मांगी जाए, पैसा मांगा जाए उसको छोड़ने का, तो क्या होगा, डेथ पनिशमेंट है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ठीक है। देन उसके बाद किडनैपिंग, एब्डक्शन टू सीक्रेटली कन्फाइंड, दैट इज पनिशेबल विद 7 इयर्स तक की उसकी सजा है। देन टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी और अननेचुरल लस्ट, उसके इसमें 10 साल तक की उसकी सजा है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें एक चीज आप और ध्यान रखना कि अगर ये वाला जो ऑफेंस है, दैट इज एब्डक्शन टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी और अननेचुरल लस्ट, अगर ये चाइल्ड के साथ होता है तो अननेचुरल लस्ट के केस में पॉक्सो भी अप्लाई होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री, सेक्शन नंबर 141 में प्रोवाइडेड है ये, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। अगर कोई इंपोर्ट करे बाहर से किसी लड़की को या लड़के को, ठीक है, तो क्या होगा, गर्ल अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज और बॉय अगर वो है 18 साल से कम, तो अगर इंपोर्ट किया जाए इंडिया में विद इंटेंट और लाइवलीहुड टू इल्सिट सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ, अगर ऐसा इंटेंशन है तो अप टू 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट है, प्लस पॉक्सो भी अप्लाई होता है, ठीक। देन उसके बाद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और देखें कन्फाइनमेंट ऑफ किडनैप अबडक्टेड पर्सन, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि एक पर्सन को किडनैप किया गया है, कन्फाइन किया गया है, और वो उस बात को छुपाए या उसको एड करे, तो उसको ऐसे ही पनिश किया जाएगा एज इफ ही कमिटेड द किडनैपिंग और अबडक्शन। तो उसमें ऑब्वियसली हमने एक सेक्शन पढ़ा भी, उसमें यही माना जाता है उसने खुद ही वो ऑफेंस में इन्वॉल्व होकर के वो काम किया है, इंटेंशनली एड करा है, तो वही माना जाएगा कि उसने ही वो ऑफेंस करा है, तो उसको उसी तरीके से सजा होगी, ठीक है। देन उसके बाद पनिशमेंट टेबल अगर देखें तो किडनैपिंग जनरल क्या है, 7 इयर्स तक है, एंड देन किडनैपिंग चाइल्ड है तो 10 इयर्स तक है। देन आगे चलते हैं। देन चाइल्ड फॉर बेगिंग है तो 20 इयर्स, एंड किडनैपिंग अबडक्शन टू मर्डर एक्सपोज टू डेंजर तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर 10 साल तक की सजा है। एंड देन किडनैपिंग अबडक्शन फॉर रैंसम है तो डेथ पेनल्टी है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है। देन किडनैपिंग अबडक्शन और सीक्रेटली कन्फाइन करने के लिए तो 7 साल तक की सजा है। देन किडनैपिंग अबडक्शन ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी, अननेचुरल लस्ट है तो 10 साल तक की सजा है, प्लस अननेचुरल लस्ट के केस में पॉक्सो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल अंडर 21 है और बॉय है अगर 18 साल तो 10 साल तक की सजा है। या फिर रॉन्गफुल कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग अबडक्शन ऑफ द पर्सन है तो क्या है, सेम पनिशमेंट जो प्रिंसिपल ऑफेंस हुआ है फॉर किडनैपिंग एंड अबडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑफेंसेस है, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस या फिर पनिशमेंट, ये जो स्पेशल पनिशमेंट्स है, तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको मान लो कि नहीं याद हो रहा, इनकेस पनिशमेंट आपको सेक्शन नहीं याद हो रहा है, पनिशमेंट नहीं याद हो रहा, तो आप एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू में इनको समझा सकते हो, पर ऑब्वियसली आप लिख जरूर देना, बिकॉज आपका आंसर इससे बल्कि हो जाएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आता है इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो ये इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज है फॉर किडनैपिंग एंड अबडक्शन, ठीक है। तो ये देख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स भी देख लेना। तो केस लॉज और एग्जांपल्स आप जो है जरूर लिखो अपने एग्जाम्स में, बिकॉज वो चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि वो आपको टीचर को बताता है कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया है, प्लस आपका कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन यहाँ पर आपका एग्जांपल्स खत्म होते हैं और यहाँ पर आपका कंक्लूजन हो जाता है। अब चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्सफुल लेबर या फिर कंपल्सरी लेबर। ठीक है, तो बेसिकली अगेन ये जो राइट है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है, जहां पर फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है कि हमें कोई जबरदस्ती काम नहीं कर सकता। फोर्सफुल लेबर, चाइल्ड लेबर एंड फोर्सफुल लेबर का एक राइट हमें प्रोवाइडेड है, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह अबॉलिश्ड है। ठीक है, तो ये वहीं से रिलेट करता है। प्लस जो बीएनएस के प्रोविजन अगर देखें तो सेक्शन नंबर 143 से 146 में प्रोवाइडेड है। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन सच एज ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर एंड सर्विट्यूड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें कवर है। तो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देखें तो आर्टिकल नंबर 23 किसकी बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगर एंड फोर्स लेबर। ठीक है, तो ये जो है प्रोवाइडेड है, हम डिस्कस कर चुके हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियोस। देन आगे चलते हैं तो आर्टिकल नंबर 24 आता है, फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्रीज। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर 14 साल से कम के बच्चों को हजार्डस इंडस्ट्रीज में, जहां पर उनको इंजरी या फिर उनके लाइफ को इंडेंजर हो, वहां पर उनको काम नहीं दे सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल नंबर 21 है, तो हर जगह आ ही जाता है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी। एंड देन आगे चलते हैं तो क्या आता है आर्टिकल नंबर 19(1)(c), दैट इज राइट टू फॉर्म यूनियंस टू प्रोटेक्ट लेबर इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो कि यूनियन को बनाने का राइट देता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो केस लॉज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट रिलेट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट टॉक्स अबाउट दीज राइट्स। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस लॉ जो इस राइट की बात करते हैं वो खत्म हो गए। अब शुरू करते हैं क्या, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क अंडर बीएनएस। तो बीएनएस को देखें अगर तो सेक्शन नंबर 143 जो है वो किसकी बात करता है, ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन, एंड 144 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक पर्सन, 145 हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, 146 लॉफुल कंपल्सरी लेबर। तो ये आपके रेलेवेंट सेक्शन है फॉर दिस फोर्स लेबर। ठीक है, देन आगे चलते हैं तो 143 को डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है, पर्सन कमिट्स ट्रैफिकिंग व्हेन ही फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से किसी को रिक्रूट करे, किसी को जॉब दे, या फिर ट्रांसपोर्ट करे, या हार्बर करे, या ट्रांसफर करे, या रिसीव करे। ठीक है, तो या तो रिसीव करे, ट्रांसपोर्ट करे, हार्बर करे, रिक्रूट करे एक्सेट्रा। तो जब इस चीज के एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से अगर किसी को कर रहा है तो ये सारी चीजें क्या है, ये ऑफेंस है। देन आगे चलते हैं तो क्या आता है, अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रही है, तो ऑब्वियसली कोई पर्सन अपनी मर्जी से तो आएगा नहीं, तो वो कैसे आएगा, वो इन फॉर्म से आ सकता है, किसी को डरा धमका के, फोर्स और कोरिजन से, एब्डक्शन से, फ्रॉड डिसेप्शन से, या अब्यूज ऑफ पावर से, या इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग पेमेंट्स टू गेन कंसेंट ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, किसी भी जोर जबरदस्ती से अगर कोई पर्सन किसी को इंड्यूस करता है, किस लिए, फॉर एक्सप्लॉयटेशन, किसी को रिक्रूट करता है, किसी को ट्रांसपोर्ट करता है, किसी को जो है इधर से उधर भेजता है, तो दैट इज द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 143। देन आगे चलते हैं तो इसमें एक्सप्लेनेशन है जो कि बात करता है किसकी, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी इसमें इंक्लूडेड है, द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन में। देन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। देन स्लेवरी और प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी भी इंक्लूडेड है, एंड देन सर्विट्यूड भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर आता है क्या, बेगरी एंड फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स एटसेट्रा, ये सब इसी में है, एक्सप्लॉयटेशन का एस्पेक्ट है। ठीक, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो एक्सप्लेनेशन 2 अगर देखें तो कंसेंट ऑफ विक्टिम जो है वो इमैटेरियल है। ऑब्वियसली अगर विक्टिम कंसेंट भी दे तो ऑब्वियसली कंसेंट तो ली जा सकती है ना भाई, फोर्स और कोरिजन। ठीक है, तो वो चीज भी इमैटेरियल है। देन ये पर से अगर देखें तो ट्रैफिकिंग पर से इज एन ऑफेंस। ठीक है, देन उसका एग्जांपल हो गया। देन आगे चलते हैं तो सेक्शन 144 आता है, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन। तो जिसको ट्रैफिक किया है उसको एक्सप्लॉयट करना, जैसे पहला चाइल्ड बिलो 18 इयर्स एक्सप्लॉयटेड सेक्सुअली, तो यहाँ पे पॉक्सो भी इन्वॉल्व होगा, एज वेल एज में भी पनिशमेंट अप टू 5 से 10 इयर्स तक की पनिशमेंट है। देन एडल्ट सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड अगर हुआ है तो पनिशमेंट कब तक है, 3 से 7 इयर्स तक की पनिशमेंट है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स आता है सेक्शन 145 में, जो की बात करता है इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, रिमूविंग, बाइंग, ट्रैफिकिंग, डीलिंग इन स्लेव्स एटसेट्रा, हर फॉर्म से जो स्लेवरी सिस्टम है उसको बैन करता है। ठीक है, और इसके लिए क्या है पनिशमेंट, लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको लाइफ इंप्रिजमेंट मतलब उम्र कैद तक की सजा होगी, या फिर 10 साल तक की सजा होगी और फाइन होगा। ठीक है, तो उसके बाद सेक्शन 146 अगर देखें तो अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, तो इसमें क्या है, अगेंस्ट द विल, ऑब्वियसली अनलॉफुल मतलब जबरदस्ती आप लेबर करा रहे हो बिना उनकी मर्जी के, तो दैट विल बी 1 ईयर इंप्रिजमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, अब मान लो एक पर्सन था, उसने एक कंपनी को ज्वाइन करा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन करा। अब वो बोले कि भाई मेरे साथ तो आप जबरदस्ती काम करा रहे हो, मेरा तो काम करने की इच्छा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप जॉब छोड़ सकते हो, पर अगर आपको जॉब छोड़ने नहीं दिया जा रहा है तो वो क्या होगा, वो अनलॉफुल लेबर होगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, क्या आता है पनिशमेंट टेबल। तो ये देख लो, ये फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके कुछ रिवीजन के बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो है ये टेबल आपकी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली एक्स्ट्रा नॉलेज है,
चाहो तो आप एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो। बेशक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको ये सब याद करने में, पर अगर याद हो जाती है आपको अच्छे से तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इसे मेंशन करोगे तो ऑब्वियसली आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये टेबल खत्म हो जाती है। अब आ जाओ केस लॉज और ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर पे। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ही लिखने पड़ेंगे, जैसे ये सारे केसेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर केस लॉस खत्म हो जाते हैं। अब ये जो एग्जांपल्स हो जाएंगे ऑफ फोर्स लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये देख लो, ए गिव्स मनी टू बी's गार्डियन टू सेंड बी टू वर्क इन अ फैक्ट्री वेयर बी इज कन्फाइंड एंड फोर्स्ड टू वर्क फॉर 12 आवर्स डेली। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रैफिकिंग 143, एक्सप्लॉयटेशन 144 एंड फोर्स लेबर 146। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग हमने समझा ही था कि कोई रिक्रूट करे, ट्रांसपोर्ट करे, किसी को भेजे, ट्रांसफर करे, तो किस चीज के लिए? एक्सप्लॉयटेशन के लिए। एक्सप्लॉयटेशन हमने समझा था 144 से, जहां पर उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया जा रहा है, 146 फोर्स लेबर। ठीक है, तो इसलिए ये जो है तीनों ही सेक्शंस पे लायबल होगा। देन आगे चलते हैं। तो एग्जांपल 2 है, ऐसे देख लेना ये एग्जांपल, देन एग्जांपल 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स खत्म हो गए। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, फोर्स लेबर वाला। इसी के साथ हमारा बीएनएस का यूनिट नंबर 2 इज ओवर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, देन मिलते हैं जल्दी।